दोस्तों स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। भारत में हरित क्रांति के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत में हरित क्रांति के प्रभावों की समीक्षा कीजिए, ठीक है। या फिर हरित क्रांति के बाद भारत में आए प्रभावों के बारे में बताइए। क्वेश्चन को कई तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि भारत में हरित क्रांति के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। प्रभाव ही पूछते हैं, ठीक है, या फिर परिणाम, एक ही बात होता है। तो भारत में हरित क्रांति के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। इस क्वेश्चन को आज एक बार आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो फिर आपको दोबारा कहीं भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप आराम से किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के दे आप आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग समझना शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी आपका विषय है, जो भी आपका सेमेस्टर है, उसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके मित्र हैं, उनके पास इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। अब एक सिस्टम है हाइप का, तो आप वीडियो को हाइप भी जरूर करें ताकि मेरा वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन एक बार फिर से लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। भारत में हरित क्रांति के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। भूमिका को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि 1960 के दशक में भारत भीषण खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा था। 1960 का दशक चल रहा था जब भारत भीषण खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा था, मतलब यहाँ पर खाने के लिए सामान नहीं था, ठीक है। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक तकनीकों, रासायनिक उर्वरकों, हाई यील्डिंग वैरायटी जिसको HYV भी कहा जाता है, बीजों और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर जो व्यापक कृषि परिवर्तन किया गया उसे हरित क्रांति कहा जाता है, ठीक है। उसी चीज को हरित क्रांति कहा गया। तो आपको पता चल गया कि हरित क्रांति क्या है। 1960 का दशक चला था जिसमें भारत में भीषण खाद्यान्न संकट आ गया था, मतलब खाने के लिए यहाँ पर कुछ सामान नहीं था, तो उसी को खाद्यान्न संकट कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों ने अपनी तकनीक लगाई, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया, हाई यील्डिंग वैरायटी, बीजों और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपना करके व्यापक कृषि परिवर्तन लाया और उसी को हरित क्रांति कहा गया, ठीक है। आगे समझते हैं कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड ने 1968 में किया था, जब एशिया और लैटिन अमेरिका में नई कृषि तकनीकों से उत्पादन बढ़ने लगा था, ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया गया था वो विलियम गॉड के द्वारा किया गया था, जो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। 1968 में सबसे पहले इनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। वहां पर यह तकनीक पहले ही लाया जा चुका था, नई कृषि तकनीक वहां पर लाया गया था, जिससे उत्पादन वहां पर बढ़ा था, ठीक है। आगे देखते हैं। कहा जा रहा है हरित क्रांति की भारत में शुरुआत। अब देख लेते हैं कि हरित क्रांति का भारत में शुरुआत किस प्रकार से हुआ था। भारत में हरित क्रांति की नींव 1960 के दशक में डॉक्टर नॉर्मन बोरगेल द्वारा विकसित बोनी किस्मों के गेहूं के बीज को अपनाने से पड़ी। इनके द्वारा सबसे पहले हरित क्रांति का शुरुआत भारत में किया गया था, डॉक्टर नॉर्मन बोरगेल के द्वारा, बोरलॉग के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। भारत सरकार ने क्या किया इस पर? तो भारत सरकार ने 1965 में नई कृषि रणनीति शुरू की। भारत सरकार ने क्या किया? तो 1965 में नई कृषि रणनीति शुरू की। 1966-67 में HYV बीजों को बड़े पैमाने पर फैलाया, जो हाई यील्डिंग वैरायटी का बीज था उसको बड़े पैमाने पर फैलाया, किसानों के पास वो गया, ठीक है। सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक और मशीनरी पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि जो भारत है वो खाद्य संकट से जूझ रहा था, वहां पर अकाल पड़ गया था, जो भारत में खाने के लिए सामान नहीं बचा था, ठीक है। तो इसी कारण इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा भारत सरकार के द्वारा। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य और APMC मंडी प्रणाली को मजबूत किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें सरकार के द्वारा किया गया, भारत सरकार के द्वारा किया गया। सबसे पहले क्या तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल किया गया, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कृषि किया जाता है, तो इन सब क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। यही क्षेत्र भारत में हरित क्रांति के केंद्र बने और यहीं पर से शुरुआत हुआ, तो यही सारे जो क्षेत्र है वो हरित क्रांति के केंद्र भी बने। आगे इसमें कहा जा रहा है कि हरित क्रांति का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, दुनिया के कई विकासशील देशों में इसका असर बेहद तेजी से महसूस हुआ है। हरित क्रांति का जो प्रभाव केवल भारत में सीमित नहीं रहा, दुनिया के कई विकासशील देशों में इसका असर बेहद तेजी से महसूस हुआ। हम विकासशील देश की बात करें, ऐसा नहीं कि आप फिर से हम आपको बोले कि 1960 में हमारे देश में भले ही खाद्य संकट पड़ा था, लेकिन अमेरिका में उससे पहले भी बहुत सारा जो फसल उगाया जा रहा था इसी चीज का उपयोग करके, हरित क्रांति का उपयोग करके, ठीक है। तो जो विकासशील देश थे वहां पर भी इसका असर पड़ा। जैसे सबसे जो अधिक प्रभाव वाले देश है वो है मैक्सिको, और मैक्सिको से इसका शुरुआत भी किया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई, गेहूं उत्पादन कई गुना बढ़ा। हरित क्रांति का जो शुरुआत है वो मैक्सिको से ही शुरू हुआ था और सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बढ़ा था। फिर भारत 1960 के दशक के संकट से निकलकर खाद्यान्न में लगभग आत्मनिर्भर हो गया। जब हरित क्रांति लाया गया तो ये 1960 के दशक में जो संकट बन गया था उससे निकल के
खाद्यान्न में ये लगभग आत्मनिर्भर हुआ। फिर तीसरा जो विकासशील देश है वो पाकिस्तान, सिंचाई वाले क्षेत्रों में गेहूं उत्पादन तेजी से बढ़ा यहाँ पर। फिलीपींस जो है वहां पर भी RS-8 चावल की किस्म से चावल उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हुई, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ था जो भी विकासशील देश थे। आगे दोस्तों हम लोग समझते हैं कि इन देशों में हरित क्रांति ने अकाल, भूख और खाद्यान्न आयात पर निर्भरता को कम किया। ये जो हरित क्रांति आया तो इन देशों में क्या हुआ, अकाल का कमी हुआ, भूख का कमी हुआ, जो खाद्यान्न संकट था या जो खाद्यान्न आयात था जो उसको हम लोग खरीद के खा रहे थे उसको कम किया गया, ठीक है, उसकी निर्भरता को कम किया गया। मतलब जितना हम लोग पहले खरीदते थे उससे अब कम खरीदते हैं, मतलब खाद्य संकट नहीं है। भारत में हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन, खेती की तकनीक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया, पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों सामने आए हैं और दोनों को हम लोग समझेंगे बारी बारी से, ठीक है। जो भी सकारात्मक प्रभाव आया, जो भी नकारात्मक प्रभाव आया, दोनों को समझेंगे। यही प्रभाव के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर ये जो क्वेश्चन था इसी के बारे में पूछा जा रहा था कि जो हरित क्रांति इसके प्रभावों के बारे में बताइए। अभी तक जो हमने समझा, इतने दूर तक जो हमने समझा था वो सिर्फ हरित क्रांति के बारे में था। हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा भारत में उसके बारे में यहां से हम लोग समझना शुरू करेंगे, ठीक है। हरित क्रांति के प्रमुख सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े उसको समझते हैं। पहला, कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुआ हरित क्रांति के आने से। कहा जा रहा है कि हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि गेहूं, चावल जैसे प्रमुख अनाजों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। उच्च उत्पादकता वाले हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों, सिंचाई सुविधा और उर्वरकों के प्रयोग ने खेतों की उत्पादकता में ऐतिहासिक वृद्धि की। इससे भारत खाद्यान्न संकट से निकलकर खाद्य सुरक्षा की दिशा में मजबूत हुआ। तो ये एक फायदा हुआ था, ये एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था, ठीक है। दूसरा जो इसका हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव था वो था भारत का खाद्यान्न आयातक से निर्यातक बनना। जहां पर भारत पहले खाद्यान्नों का आयात करता था, मतलब वो इंपोर्ट करता था, वो एक्सपोर्ट करने लगा, ठीक है, निर्यात करने लगा। 1960 के दशक में भारत PL 480 के तहत अमेरिका से गेहूं आयात करता था, पर 1970 के दशक के बाद भारत अनाजों में लगभग आत्मनिर्भर हो गया। कुछ वर्षों में भारत गेहूं के निर्यातक देशों में भी शामिल हुआ और कुछ वर्षों के बाद क्या तो भारत गेहूं का भी निर्यात करने लगा। इससे अर्थव्यवस्था, व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिली। इससे क्या तो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। जहां पर हम लोग खाने के लिए पैसे को खर्च करते थे, देश जहां पर खाद्यान्न आयात करने के लिए पैसा खर्च करते थे, अब निर्यात के लिए पैसा कमा रहे थे, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था इससे सुधरा, व्यापार में वृद्धि हुई, विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ा। तीसरा जो इसका प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव, वो था ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ। हरित क्रांति ने कृषि को बाजार उन्मुख बनाया, ठीक है। हरित क्रांति ने कृषि को क्या तो बाजार उन्मुख बनाया। सिंचाई, खाद, ट्रैक्टर, थ्रेसर, पंप सेट, मोटर आदि कृषि उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ा, जिससे ग्रामीण रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। ग्रामीण बाजारों में गतिविधि बढ़ी और किसानों की आय में वृद्धि हुई, ठीक है। तो ग्रामीण बाजारों में गतिविधि बढ़ा और किसानों की आय में भी ज्यादा वृद्धि हुआ। तो ये एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। आगे देखते हैं जो चौथा प्रभाव इसका पड़ा था। इसका जो चौथा प्रभाव है वो औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन। औद्योगिक विकास को भी प्रोत्साहन मिला था। कृषि उत्पादन और मजदूरी बढ़ने से उर्वरक उद्योग, कृषि मशीनरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और ग्रामीण परिवहन जैसे क्षेत्रों को व्यापक लाभ हुआ। जैसे जैसे मशीन का मांग बढ़ेगा वैसे वैसे कारखानों का मांग बढ़ेगा, ठीक है, कच्चे माल का मांग बढ़ेगा, लोगों का मांग बढ़ेगा, मजदूरों का मांग बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें भी बढ़ी थी। इससे कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास की गति बढ़ी। इससे क्या तो कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास की गति बढ़ी। इससे हरित क्रांति से क्या हुआ तो ना ही किसानी कृषि अच्छा हुआ बल्कि कारखानों को भी अच्छा लाभ हुआ। पांचवा जो इसका सकारात्मक प्रभाव हुआ सिंचाई और ग्रामीण अवसंरचना का विकास। सिंचाई और ग्रामीण अवसंरचना का विकास भी हुआ। हरित क्रांति के बाद नहरों, ट्यूबवेलों, पंपिंग सेटों का विस्तार हुआ। अनेक राज्यों ने बिजली, सड़क, मंडी, भंडारण और ग्रामीण बैंकिंग जैसी सुविधाएं बढ़ाई। इससे कृषि पर निर्भरता और उत्पादन क्षमता दोनों में सुधार हुआ। तो ये भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का। आगे देखेंगे हम दोस्तों हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था भारत में। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, तो दो प्रकार के प्रभाव पड़े थे, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, दूसरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। तो दोनों को हम लोग समझेंगे। पहला जो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो था क्षेत्रीय असमानता बढ़ना। क्षेत्रों में असमानता बढ़ गए, ठीक है। हरित क्रांति का लाभ केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे सिंचाई संपन्न क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इससे क्या हुआ, जो हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो कृषि वाले क्षेत्र थे वहीं पर ये सीमित रह गया। जहां पर कृषि प्रधान क्षेत्र नहीं थे वो पीछे चले गए, ठीक है। इसके विपरीत पूर्वी भारत, दक्षिण भारत और शुष्क क्षेत्रों में इसका असर धीमा था। इससे दो भारत, एक विकसित दूसरा पिछड़ा जैसी स्थिति बनी।
इससे क्या है, तो एक विकसित भारत बन गया और पिछड़ा भारत बन गया, जिसके कारण इसका एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जहां पर कृषि वाला क्षेत्र था, जहां पर सिंचाई का सुविधा अच्छा था, जहां पर मिट्टी अच्छा है, वहां पर कृषि अच्छा हुआ, ठीक है, जिसके कारण वो अमीर हो गए, जो जहां पर शुष्क प्रदेश था वो थोड़ा सा गरीब रह गया। तो ये असमानता देखने को मिला था। दूसरा जो हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव है, फसलों की विविधता में कमी। फसलों की विविधता में भी कमी आई। हाई यील्डिंग वैरायटी बीज मुख्यतः गेहूं और चावल के लिए विकसित किए गए थे। जो ये जो HYV जो हाई यील्डिंग वैरायटी का बीज है, वो सिर्फ गेहूं और चावल जैसी चीजों के लिए विकसित किया गया था। किसानों ने अधिक लाभ के कारण इन्हीं फसलों को अपनाया, और किसान को क्योंकि अधिक लाभ चाहिए था, जिसके कारण उन्होंने सिर्फ चावल और गेहूं को ही अपनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि मोटा अनाज, दालें, तिलहन जैसी फसलों की खेती घट गई, जिससे पोषण संबंधी समस्याएं और खाद्य असंतुलन बढ़ा। और इससे क्या हुआ, तो जो मोटा अनाज है, दाल है, तिलहन है, जो भी अन्य फसल है, उस पर किसानों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण क्या है, तो पोषण संबंधी समस्याएं हुई और खाद्य असंतुलन भी बढ़ गया। अब गेहूं चावल तो अधिक हो गया, लेकिन उसके साथ जो और खाने वाला चीज है वो उत्पादन नहीं हो पाया, जिसके कारण खाद्य असंतुलन भी बढ़ा। तीसरा जो इसका नकारात्मक प्रभाव है वो है पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरण की भी समस्याएं हुई। अत्यधिक सिंचाई, रासायनिक खादों और कीटनाशकों के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घटने लगी। मिट्टी में जो उपजाऊपन था वो धीरे धीरे घटने लगा, ठीक है। भूजल स्तर तेजी से गिरा, क्योंकि लगातार सिंचाई के कारण भूजल का जो स्तर वो और नीचे चला गया। मिट्टी क्षारीय और प्रदूषित हो गई, क्योंकि वहां पर बार बार कीटनाशकों का, रासायनिक खादों का प्रयोग होता था, जिसके कारण मिट्टी भी क्षारीय और प्रदूषित हो गई। जल स्रोतों में रासायनिक प्रदूषण बढ़ा। जल स्रोत में क्या, तो रासायनिक प्रदूषण बढ़ गया। इन कारणों से दीर्घकालिक में पर्यावरण संकट गहरा हुआ, और इन कारणों से दीर्घकाल में पर्यावरण संकट और भी ज्यादा गहरा हो गया, तो पर्यावरण समस्याएं भी उत्पन्न हुई। चौथा जो इसका प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव, वो है अमीर और गरीब किसानों के बीच दूरी। अमीर और गरीब किसानों के बीच में दूरी बढ़ गया। हरित क्रांति के लाभ उन्हीं किसानों को मिले जिनके पास बड़ी भूमि, सिंचाई सुविधा और पूंजी थी। जिनके पास पूंजी है, जिनके पास बड़ा जमीन है, जिनके पास सिंचाई का सुविधा है, उन्हीं को इसका फायदा मिला हरित क्रांति का। छोटे और सीमांत किसान महंगे बीज, खाद और मशीनें नहीं खरीद पाए। जो छोटे किसान थे वो ना ही मशीन खरीद पाए, ना ये बीज खरीद पाए, ना उनके पास जमीन था, ठीक है। इससे ग्रामीण समाज में आर्थिक असमानता और सामाजिक तनाव बढ़ गया। इससे क्या है, तो ग्रामीण समाज में आर्थिक असमानता बढ़ गया, सामाजिक तनाव भी बढ़ गया। पांचवा जो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो है कृषि को महंगा और जोखिमपूर्ण बनाना। कृषि को महंगा बनाया गया और जोखिमपूर्ण भी बनाया गया। मशीनीकरण, उर्वरक और बीज पर निर्भरता के कारण खेती का खर्च बढ़ गया। यदि मौसम खराब हो जाए या फसल नष्ट हो जाए तो कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। इससे किसान जोखिम में आ जाते हैं और कई बार कर्ज संकट गहरा हो जाता है। जैसे ये क्या है, अगर हरित क्रांति आ गया, इसमें क्या है, तो लोगों ने क्या किया, मशीन खरीद लिए कर्ज लेकर के, जमीन लीज पर ले लिए, ठीक है, या फिर जो भी बीज होते हैं या फिर जो सिंचाई का उपकरण होता है वो सभी कुछ क्या है, तो कर्ज में ले लिया। अगर सही टाइम पर जो खेती वो ना हो पाए, वर्षा के कारण ना हो पाए या फिर गर्मी के कारण जो भी कुछ अगर नुकसान हो जाता है, इसके कारण कर्ज जो किसानों पर ज्यादा बढ़ जाता है और ये जोखिम का रूप ले लेता है। ये इस तरह से कुछ नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव को आपने देखा। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं, और ये आपका हरित क्रांति वाला क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर में बार बार पूछा जाता है। अगर आप पूरा वीडियो देखें तो आपका 15 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, आपके जेब में है वो, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी तैयारी कर सके अच्छे से और अच्छे से एग्जाम में लिख सके। क्या लिखा है इसमें, उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि हरित क्रांति भारतीय कृषि इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी, जिसने देश को भुखमरी की कगार से निकालकर खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया। ये जो हरित क्रांति है इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही क्षेत्रीय असमानता, पर्यावरणीय क्षति और सामाजिक विषमता जैसी चुनौतियां भी सामने आई। भविष्य में भारत को सस्टेनेबल हरित क्रांति अपनानी होगी, जहां उत्पादन बढ़े पर पर्यावरण, मिट्टी और समाज का संतुलन भी बना रहे। क्या कहा गया कि भारत में जो है भविष्य में सस्टेनेबल हरित क्रांति को उपयोग करना पड़ेगा, जहां पर क्या तो पर्यावरण भी सही रहे, मिट्टी भी सही रहे, समाज भी सही रहे। ऐसा नहीं कि जो छोटे किसान है वो और छोटे हो जाए और बड़े किसान और बड़े हो जाए, ठीक है। तो सस्टेनेबल हरित क्रांति का उपयोग करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में बताया गया था, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिल्कुल फ्री चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को हाइप जरूर करें, आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी तैयारी कर सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।